स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करना है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, और साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट वे में डिस्कस करेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ से हमें बहुत अजीब किस्म के क्वेश्चन आए थे 2021 एमडी कैट में, हम वो सारा कॉन्सेप्ट आज लेके चलेंगे। और चलिए बगैर कोई इंतज़ार किए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद प्रॉपर स्टार्ट लेंगे कि हम कैसे जानते हैं हीट को, और उसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे हीट कैपेसिटी का और साथ साथ स्पेसिफिक हीट का, जिनसे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जनरल हीट की। अगर तो हम सिंपल स्टूडेंट्स हीट की बात करें तो हम ये बात ना पढ़ चुके हैं कि हीट बेसिकली दो तरह से है, ठीक है। और हीट वो एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है, ट्रांजिशन में रहती है, मोशन में रहती है, विच ट्रैवल्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, विच ट्रैवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आज हम दो तरह से हीट को डिस्कस करेंगे। ऐसी हीट जो टेम्परेचर में चेंज लेके आती है, और ऐसी हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब हम इसको लफ्ज़न दो तरह से बयान करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंसिबल हीट, फर्स्ट वन इज़ सेंसिबल हीट, जबकि सेकंड वन इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हम कहते हैं खुफिया को, छुपी हुई को। सेंसिबल मीन्स कि ऐसा केस जहाँ पर हीट प्रोवाइड की जाए और हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज हो। अगर तो हम इन केस हीट का इजाफा कर देते हैं तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाए, और अगर हीट कम हो टेम्परेचर भी कम हो जाए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी होता है जहाँ पे हीट को सप्लाई किया जाता तो है, लेकिन हीट को सप्लाई करने के बावजूद भी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब ट्रांजिशन हो रही हो, जब स्टेट चेंज हो रही हो, क्योंकि इस हालत में तमाम दी गई हीट उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा नहीं करती, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर देती है। जैसा कि अगर जनरली देखा जाए तो सिंपल ज़रा नोट कीजिएगा कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किस किस के दरमियान में, टेम्परेचर और टाइम के दरमियान में। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये आ गया ग्राफ। अब दिस इज़ टाइम, जबकि दिस इज़ टेम्परेचर, और साथ ही कुछ रीडिंग्स आ गई। ये रीडिंग्स है -10 डिग्री सेल्सियस, ये रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस, ये रीडिंग है 100 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे ही रीडिंग्स अपवर्ड इंक्रीज़ करती जा रही हैं, और टाइम यहाँ पे ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है। अब ज़रा नोट कीजिएगा, बॉडी इज़ प्लेस्ड एट -10। हमने बॉडी को हीट देना शुरू कर दी। जैसे हीट में इजाफा करते रहे तो अल्टीमेटली टेम्परेचर में भी इजाफा होता रहा। तो देखें लाइन आ रही है स्ट्रेट इंक्लाइंड। 0 पर आके हम हीट को बढ़ाते रहे, लेकिन टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो यहाँ से दोबारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ के इस स्टेट पे आ गया, और यहाँ से अगर देखें तो फिर कुछ देर टेम्परेचर सेम रहा, और इसके बाद फिर इंक्रीज़ हुआ। हमें ये ग्राफ क्या शो करता है ज़रा नोट कीजिएगा। -10 पे हमारे पास आइस थी, हमने हीट दी तो उस आइस के मॉलिक्यूल्स ने गेन की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा विगरसली मूव करना शुरू हो गए। यानी कि इस केस में Q डायरेक्ट था T के। जैसे ही 0 को पहुँचे तो 0 इज़ एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट। तो ये असल में लेटेंट हीट को शो करता है, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, पिघलाने की लेटेंट हीट है कि यहाँ पे हीट दी गई लेकिन देखें कुछ वक्त के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि असल में तमाम दी गई हीट ट्रांजिशन स्टेट को चेंज करने में काम आ रही थी। फिर यहाँ पे ये अगेन आ गई 0 से बढ़ के सेंसिबल हीट, और जैसे हम पहुँचे 100 को तो दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये वो लेटेंट हीट है जो कि अगेन के को नहीं बढ़ा रही जबकि वाटर को स्टीम में चेंज कर रही है। पहले हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे थे और अब की बार हम लिक्विड को गैशियस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और 100 में जब मुकम्मल गैस बन जाएगी तो फिर देखें इंक्रीजिंग वे आ गया। तो हमने यहाँ पे क्लियरली पढ़ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल हीट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट, इनमें फ़र्क क्या है हम प्रॉपरली ये बात डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हम फौरी डिस्कस करते हैं कि बताइए क्या होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेसिकली चीज़ क्या है, अब हम ज़रा पढ़ लेंगे इसके मुतल्लिक, ज़रा नोट कीजिएगा। हीट कैपेसिटी वो गिवन हीट है, वो रिक्वायर्ड हीट है जो हम देंगे और बॉडी रिक्वायर करेगी। ये वो रिक्वायर्ड हीट है जिसकी वजह से टेम्परेचर 1 केल्विन, जिसका टेम्परेचर क्या करे 1 केल्विन राइज कर जाए। वो हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अगर हम इसको फार्मूला वे में लिखना चाहें तो दैट इज MC, जिसको हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। 2021 PMCMT कैट में इसका यूनिट M से उधर पूछा गया है कि इसका यूनिट क्या है। सो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल्स पर केल्विन। ये पूछा जा चुका है प्रीवियस MCQ के अंदर। अगर हम फर्दर देखें कि इससे हमें स्पेसिफिक हीट का कैसे लगता है पता, तो वो ज़रा नोट कीजिएगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। असल में हमने जब ये कहा कि वो रिक्वायर्ड हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए, तो हमारा बिल्कुल भी कंसर्न मैथ के साथ नहीं था। मैथ जितना मर्जी हो हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, टेम्परेचर का 1 केल्विन राइज करना चाहिए। लेकिन अगर तो हमारा कंसर्न मैथ के साथ भी होता, अगर हम ये कह देते कि इतनी रिक्वायर्ड हीट, हमें वो हीट जो रिक्वायर हो, जो चाहिए हो कि अगर हम किसी बॉडी को दें तो उसके 1 kg मास का टेम्परेचर 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए। अगर तो 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए तो डैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो आपने बोला क्या स्पेसिफाई किया है, मैस को स्पेसिफाई किया है, मैस को 1 kg स्पेसिफाई कर दिया हमने। अब हमारा मैस से कंसर्न है, अगर हम इसके फार्मूला की बात करेंगे तो डैट बिकम्स C इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T। अगर यहाँ पे यूनिट देखें इसका तो यूनिट आ जाता है C का, यहाँ से अल्टीमेटली दिस इज हीट जूल मास पर किलोग्राम और डेल्टा T पर केल्विन। सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस इज जनरल स्पेसिफिक हीट। अब देखें ना, हम लोगों ने एक बात पढ़ी होती है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हमने किसी चीज़ को मेजर करना है उसके अमाउंट की फॉर्म में, तो मैटर को हम किलोग्राम के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर तो हमारा लिंक
नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ है तो फिर मोल ज़्यादा सूटेबल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि हमारा गैसेस में जनरली यूनिट जो इस्तेमाल होता है वो हम मोल करते हैं, सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। हम यहाँ पर मोल के साथ कंसर्न रखेंगे। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हम ये बात कह सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड हीट, उतनी हीट जो चाहिए हो जिससे हम 1 kg नहीं बल्कि 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर दें। अगर तो हम मोल्स पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर यहाँ पे इसी फार्मूला में सिर्फ m की जगह पे हम नंबर ऑफ मोल्स n को इस्तेमाल कर लेंगे और जो यूनिट है मोलर स्पेसिफिक हीट का वो बन जाता है जूल्स पर मोल पर केल्विन। सो दिस इज नाउ यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर हम यहाँ से देखें ना तो बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा कि बुक के अंदर इसको वो जनरल डिफाइन करता है दो टर्म्स के अंदर। एक को कह देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक हो जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात वही है कि रिक्वायर्ड हीट और 1 मोल की जहाँ पे टेम्परेचर 1 केल्विन राइज किया जाए, लेकिन राइज किया जाए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। और अगर हम यही सब कुछ करें कि हीट प्रोवाइड करें और हम हीट प्रोवाइड करके 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर लें, लेकिन हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा हो, तो दैट इज कॉल्ड CV, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर यहाँ से हम सारा कुछ देखें तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। हम स्टार्ट करेंगे साथ ही क्वेश्चन समझना, जैसे कि नोट कीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड। हमने -10 पर पड़ी हुई आइस को हीट करना शुरू कर दिया। कहाँ तक? +10 डिग्री सेल्सियस तक, +10 डिग्री सेल्सियस तक। विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो शो करता है टेम्परेचर चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम? विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम? कौन सा ग्राफ टेम्परेचर चेंज की बात करता है टाइम के लिहाज से? जरा नोट कीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है, दिस इज टाइम, टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस, 0 -10 डिग्री सेल्सियस। बीटा ऑप्शन बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर मौजूद है, दिस इज टेम्परेचर टाइम एंड दिस इज टेम्परेचर एक्सिस इन डिग्री सेल्सियस, 10, 0 एंड -10। चार्ली ऑप्शन ये मौजूद है हमारे पास, टाइम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 10, 0 एंड -10, जबकि डी ऑप्शन इज दिस इज टाइम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 10,
0 एंड -10। हमें ग्राफ्स कुछ यूं गिवन है। फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ। तो कहा ही जा रहा है कि हमने आइस को -10 से 10 तक लेके गए हैं, जबकि दरमियान में आता है 0 डिग्री सेल्सियस, और वो पॉइंट है जहाँ पे आइस ने खुद को वाटर में चेंज करना है। दैट इज़ एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। वहाँ पे लेटेंट हीट भी होगी, तो स्ट्रेट तो नहीं जा सकता, ये तो हमारे पास ऑप्शन होगी गलत। यहाँ पर उसने +10 पे जाना था, माइनस पे नहीं, ये भी गलत। हम यहाँ पे लेटेंट हीट इग्नोर नहीं कर सकते, डेल्टा भी गलत। नोट कीजिएगा -10 से 0 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फिर इंक्रीज हो गया 10 पे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ। इसके साथ ही हम MCQ डिस्कस करेंगे एक और, कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 400 जूल per kg per Kelvin. This is specific heat of copper. If mass of 2 kilogram of copper is heated by a heater of power 400 watt for 10 seconds, then what will be rise in temperature? सिंपल देखो सवाल क्या है। If specific heat of copper is 400 joules per kg per Kelvin, and if 2 kilogram of mass of copper is placed at a heater of 400 watt for 10 seconds, then what will be the change in temperature by heating? तो बताएं कितना चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर। हमने साथ ही लिखी ऑप्शन, जिसकी ऑप्शंस आ गई 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा नोट कीजिएगा, सिंपल हमने कहा Q होता है MC डेल्टा T, पर यहाँ पे कहीं हमें पावर तो पता ही नहीं है। आपको पता है ना कि जो गिवन हीट है, अब यहाँ पे हम वर्क तो नहीं कर रहे ना, तो जो गिवन हीट है, ठीक है, डैट इज इक्वल टू किसके, पावर इनटू टाइम, क्योंकि एनर्जी होती है हमारे पास ही, इधर आ गया पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यहीं से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा T इज इक्वल टू PT बाय MC। पावर कितनी है 400, टाइम इज 10 सेकेंड, मैस इज 2, C इज 400। कट गया 400 के साथ 10/2, ये कितना आता है स्टूडेंट्स, सिंपल 5 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है, व्हेन ऑप्शन वाज गिवन इन केल्विन, तो यहाँ पर सेल्सियस क्यों आया, हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाला है, एंड चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फौरी एक क्वेश्चन को इस तरह से भी डिस्कस करेंगे कि इफ हीट कैपेसिटी of a sodium metal is 1500 joules per Kelvin and its mass is 75 kg,
then what will be its specific heat? हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी जाती हैं। अल्फा इज 200 जूल पर केजी पर केल्विन, बीटा ऑप्शन इज 50 जूल पर केजी per Kelvin, Charlie option is 20 joule per kg per Kelvin, and delta option is 5 joules per kg per Kelvin। तो सिंपल इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, विच इज कि हम ये बात जानते हैं कि MC इज़ इक्वल टू हीट कैपेसिटी। हमने ये बात डिस्कस की थी। यहाँ से C आ सकता है हीट कैपेसिटी बाय M। हीट कैपेसिटी इज़ 1500 बाय 75, और हम ये बात जानते हैं कि 75 इंटू 2 इज़ 150। 0 साथ ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 20 जूल पर केजी पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, दिस चार्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ज़रा नोट कीजिएगा, इस सारों के बाद अगर हम देखें तो हमने CP और CV को अब आपस में इंटर रिलेट भी करना है, और हमने वहाँ से निकालने इसकी चीज़ें। लेकिन उस सब को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन 2021 में आए थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से, तो हम उसको पहले प्रॉपर पढ़ लेंगे। जैसे बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, अगर तो मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें डिफरेंट गैसेस को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम करें बात, तो हम आपस में बात करते हैं 3 गैसेस की। एक हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक गैसेस। अगर तो बात की जाए मोनो एटॉमिक की, तो इसका मतलब है कि हम बात करते हैं जनरली नोबल गैसेस की, जिसमें हम बात करेंगे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन वगैरह की। अब हर वो गैस जो मोनो एटॉमिक है, इट मीन्स कि उसके पास सिर्फ एक एटम है, और सिर्फ एक एटम जनरली सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, चाहे वो एक्स एक्सिस में करे, चाहे वो वाई एक्सिस में करे, या चाहे वो करे जी एक्सिस में। तो अगर जनरली देखा जाए तो मोनो एटॉमिक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 तरह से मूव कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन एक्स एक्सिस में, या वाई में, या जी में। तो वो 3 तरफ मोशन कर सकते हैं। तो हम ये बात सिंपली कह सकते हैं कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको मैं F से शो करूँगा, वो 3 है, X, Y और Z। और अगर हम इसी के साथ स्टूडेंट्स जिक्र करते हैं डाई एटॉमिक गैसेस का, जिस तरह से मैं जनरली बात करना चाहूँगा ऑक्सीजन, H2N2, तो देखें दीज गैसेस कंसिस्ट ऑफ 2 atoms in a molecule, O2, H2N2, so these are diatomic gases। अगर मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारे पास एक एटम है, ये सेकंड एटम है, एंड दीज आर लिंक्ड लाइक दिस। अच्छा, हम ना सिर्फ बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर्स पे, हम हाई पे बात नहीं कर रहे। हाई पर बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए मोनोटॉमिक के अंदर और डायटॉमिक के अंदर मैं वाइब्रेटरी केसेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है हाई टेम्परेचर पे। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर के लिहाज से। और रूम टेम्परेचर्स के ऊपर अगर डायटॉमिक की बात की जाए
तो ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं एक्स, वाई और जी में, या फिर ये रोटेटरी मोशन कर सकते हैं, रोटेटरी मोशन लाइक इन एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं, लेकिन जनरली ये केस ट्रू नहीं है। ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज अ मॉलिक्यूल लाइक शेप। मैं इसको उठा के ऐसे ले आया हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट, और मैं इस एक्सिस के अराउंड इसको रिवॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। तो देखें, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज रोटेशन। हम इसको एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मानते। अब एक्स के बजाय मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस समथिंग लाइक दिस। मैं मॉलिक्यूल इस पर रख के रोटेट करता हूँ, तो दिस बिकम्स समथिंग लाइक दिस। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे दो एंड पे दो मॉलिक्यूल्स थे, तो वो रोटेट कर रहे हैं। और फिर बात की जी एक्सिस की, जी इज समथिंग लाइक दिस, तो अब इसके अराउंड दिस इज रोटेशन, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ रोटेशन। ज़रा नोट कीजिएगा, a molecule of diatomic gas can move in x-axis, y-axis, z-axis, this rotation and this rotation, 3 translatory, 2 rotatory, क्योंकि this is not a rotation, ये restricted motion है। तो हम कह सकते हैं कि या तो वो ऐसे रिवॉल्व कर सकता है, या तो वो ऐसे घूमेगा, या फिर वो ऐसे भी उसकी मोशन पॉसिबल थी कि इस तरह से हम उसको रिवॉल्व करवा लें अलोंग जी एक्सिस। तो नोट कीजिएगा, इन केस ऑफ डायटोमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई डायटोमिक की। अब हम साथ ही बात करते हैं पॉली एटॉमिक गैसेस की, ताकि हम इसमें देखें कि किस तरह से लिबर्टी हासिल है गैस के मॉलिक्यूल्स को। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर सकते हैं, अगर जनरली देखा जाए तो अमोनिया गैस पॉली एटॉमिक है। उसके बाद अगर हम ओजोन को देखें पॉली एटॉमिक है, O3 है। तो ये सारी कौन सी होगी पॉली एटॉमिक। अगर अब इससे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मैं एक की बात कर लेता हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लीनियर चेन की, साइक्लिक चेन की बात नहीं कर रहा, ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये भी हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से MCQs आ चुके थे, वरना आपकी बुक में सारा इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं गिवन। अब अगर इनको देखा जाए तो एक्स एक्सिस में ट्रांसलेटरी, वाई में ट्रांसलेटरी, जी में ट्रांसलेटरी, टोटल जो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली ट्रांसलेटरी वो 3 मिल गई। फिर बिल्कुल सेम केस, एक्स के अलोंग नो रोटेशन, वाई के अलोंग रोटेशन, दिस इज रोटेशन अलोंग वाई, जी के अलोंग रोटेशन, दिस इज अलोंग जी। 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी प्लस 2 वाइब्रेटरी भी होगी, क्योंकि चेन लंबी हो गई है, इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉली एटॉमिक इज 7। ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ, एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ये सारी बात पहले डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये बात पता है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स 2 तरह से पाई जाती हैं। एक को हम कह देते हैं CV, एक को हम कह देते हैं CP। और आपको ये बात पता है कि CP और CV के मिलने से इफ़ेक्ट आता है गैमा का। गैमा इज रेशियो ऑफ CP एंड CV। और उसके बाद हम इसमें कुछ टच इंक्लूड करेंगे इंटरनल एनर्जी का भी, कुछ और भी हम ज़रा साथ लेके आएंगे। एक बड़ी सिंपल सी ज़रा बात नोट कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होता है
के, नोट कीजिएगा, के ई इज इक्वल टू 3kT/2। यहां से ना एक MCQ भी आ चुका है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज, हम उन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा ऑप्शन आ जाता है RNA, बीटा ऑप्शन आ जाता है NA/R, चार्ली ऑप्शन आ जाता है R/NA, जबकि डेल्टा ऑप्शन आ जाता है 1/NAR। तो याद रखिएगा, असल में ये जो K है ना, दिस K इज एक्चुअली रेशियो ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रोस नंबर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमें ये बताता असल में ये है कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की के भी इंक्रीज कर रही होती है। मॉलिक्यूल्स की के को मैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडियल गैस के पास पीई तो होती ही नहीं है, सिर्फ के होती। 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, के की जगह पर लिखा R/NA, इधर आ गया RT/2। असल में ना हम बात करते हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिहाज से। यहाँ पे आएगा 3R/2। अब एक बड़ी सिंपल सी बात देखें, जैसा कि हम लोगों ने जनरली पढ़ा होता है कि जैसे Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है ना, वैसे ही CV के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था Q इक्वल होता है डेल्टा U प्लस W के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में। और अगर बात आ गई है कांस्टेंट वॉल्यूम की तो वर्क तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाता है NCV डेल्टा T के। और ये NA और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मिल के वाला क्या बन जाएंगे, वो N बन जाएंगे। क्योंकि देखें ये तो एक मॉलिक्यूल की बात थी ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल होते तो यहीं पे साथ में हमारे पास N मल्टीप्लाई होता। अब ऊपर यहाँ पे N है और नीचे क्या है NA, तो N/NA क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स। तो ये आ जाता है N टाइम्स 3R/2 टाइम्स T विच इज डेल्टा U। ज़रा नोट करें, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको इसके साथ, डेल्टा U डेल्टा U N T CV इज 3R/2 स्टूडेंट्स। ये जो 3 है ना, असल में मैंने आपसे बात पहले भी की थी कि बुक में जितनी भी टॉपिक्स में बात की गई है एनर्जी की, के है, ट्रांसलेशनल मोशन है, क्योंकि हम सिर्फ डील करते हैं मोनोटॉमिक के लिहाज से। और जो यहाँ पर 3 है ना, दिस 3 स्टूडेंट्स इज एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। तो देखिए मैंने इस फार्मूला को बिल्कुल ओपन करके बता दिया कि जो आप पढ़ते हैं ना वो तो वैल्यू पुट करने के बाद पढ़ते हैं। असल में ये जो N और जब NA होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। ये जो 3 है ना, ये 3 ऐसे ही 3 नहीं है, ये कांस्टेंट 3 नहीं है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसकी, मोनो एटॉमिक गैस की। असल में क्योंकि अपने प्रेशर ऑफ गैस से लेकर अगले तमाम टॉपिक्स में जिस गैस को आप डील करेंगे डैट इज ऑलवेज मोनो एटॉमिक गैस। तो अगर तो मैं इन चीज़ों को लिखना चाहूँ जनरल वे में तो मैं ये बात कर सकता हूँ
कि हमें ये बात पता हो, पहले गैस है कौन सी, फिर उसकी CV की वैल्यू क्या है, फिर CP की वैल्यू क्या है, फिर गैमा जो CP/CV होता था, उसके बाद डेल्टा U की वैल्यू क्या है, और साथ ही हम डिस्कस करें कि जो CP-CV पढ़ते आए हैं आज तक वो क्या चीज़ है। हम 3 गैसेस को जानते हैं, एक को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, सेकंड को हम कहते हैं डाई एटॉमिक, और फिर हम आते हैं पॉली एटॉमिक की तरफ। अगर तो बात की जाती है मोनो की, तो स्टूडेंट्स CV का फार्मूला होता है FR/2। इन केस ऑफ मोनोटॉमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, इसीलिए यहाँ पे 3R/2 आता है। आपने कई बुक्स में 3R/2 देखा, आपने वही याद कर लिया, आपने कहा जहाँ MCQ आएगा वहीं वही पुट कर देंगे, तो ऐसे नहीं पुट कर देना स्टूडेंट्स। दिस इज द मेन रीजन, इसलिए यहाँ पे F आता है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम था। डायटोमिक में जो मेरे पास F होता है वो 5 होता है, सो दिस बिकम्स 5R/2। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक जो यहाँ पर F है वो 7 है, सो CV ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस इज 7R/2। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हम फर्दर चलें तो CP की बात कर लेते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जो CP है ना, एक्चुअल में जो CP है, दिस इज इक्वल टू R+CV, सो R+FR/2। एलसीएम लिया तो आ गया 2R+FR, और बाद में ऐसे बटे में आ गया 2R, कॉमन निकाल लीजिए। जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो आ जाता है F+2 और साथ आ गया R/2। अब देखें मोनो की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो आ गया 5R/2। कई यूं भी कहते हैं कि इसको यूं ना निकालें, डायरेक्ट यूं कर लें। वो कैसे, जब हमें ये पता है कि CPR+CV है तो उसकी वैल्यू ही पुट कर लें कि CP इज इक्वल टू R+3R/2, तो ये आ जाएगा 2R+3R 5R/2। ये भी ठीक है बात, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालना चाहें तो वो भी ठीक है। डाई में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, सो 5 + 2 7R/2। अगर यहाँ से निकालेंगे तो तब भी सेम आंसर ही आएगा, 7 + 2 9R/2। और अगर मैं इन्हें करूं आपस में डिवाइड, उलट यहाँ पे गेन होता है CP/CV। मैं सिर्फ एक की बात करूंगा, बाकी हम खुद ही निकाल लेंगे। मैं सिर्फ एक की बात करता हूँ। हम बात करते हैं मोनो की। CP है 5R/2, CV है 3R/2। स्टूडेंट्स R/2 तो R/2 से कैंसिल नहीं हो गया, तो बाकी फिर क्या बचता है हमारे पास, 5/3। इस केस में देखें CP/CV 7/5, क्योंकि R/2 तो R/2 से कैंसिल हो जाएगा। 9R/2 / 7R/2, R/2 R/2 से गया 9/7। 5/3 इज इक्वल टू 1.67। आपने बुक के टेबल में पढ़ा होता है, वो यहाँ से आता है एक्चुअली। 7/5 इज 1.4। ये रीज़न है कि जब भी एयर की बात की जाए, याद है आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में लैप्लास ने कहा था गैमा लगाएं फार्मूला में, V = √P/ρ ना करें, V = √γP/ρ करें, और जो गैमा की वैल्यू है 1.4 पुट करें। क्यों? क्योंकि एयर इज डाई एटॉमिक गैस, वो H2 की बजाय O2 और N2 इन दोनों से मिलकर बनती है ना एयर मेजरली। तो दोनों O2 भी और N2 भी दोनों ही क्या हैं, डायटोमिक गैसेस हैं। और अगर 9/7 की बात की जाए तो दिस इज 1.29
अब ये रीडिंग्स आपने पढ़ी हुई हैं अपनी बुक के अंदर। अगर डेल्टा यू की बात की जाती है स्टूडेंट्स, तो सिंपल देखिएगा, नंबर जितने भी होते हैं मोल्स, वो एक अलग बात थी। एन एफ कितना है मोल्स का 3, ये आ जाता है 3RTN/2। नंबर ऑफ मोल्स पता होते, फौरी आंसर आ जाता। डाई में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है, ये आ गया 5RTN/2। पोली में दिस इज 7RTN/2। CP माइनस CV स्टूडेंट्स, ये हमेशा इक्वल होता है NR के, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। हम जनरली हमेशा ना सिर्फ एक मोल की बात करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे कहते हैं R। क्यों एक मोल की बात हम करते हैं? क्योंकि हमने ना कहा होता है कि जो CP है ना, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है एक मोल के लिए, जो CV है मोलर है एक मोल के लिए। फिर यहाँ पर आ जाता है दिस एवरीथिंग इज इक्वल टू R और R। पर अगर कहीं पे स्पेसिफाई कर देना, जैसे कि हम इस केस को ना समझते हैं क्वेश्चन की तर्ज में, ज़रा यहाँ पे नोट कीजिएगा। हमें क्वेश्चन ये कहा जाता है कि फॉर हाइड्रोजन गैस CP माइनस CV इज इक्वल टू A, जबकि फॉर ऑक्सीजन गैस CP माइनस CV इज इक्वल टू B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन? क्या B 2 टाइम्स A के बराबर है? क्या B A के बराबर है? क्या B 3 टाइम्स A के बराबर है? या क्या B 1/3 ऑफ A के बराबर है? तो हमें देखें गैस चेंज हुई, लेकिन ये भी तो चीज़ नोट करें डायटोमिक है दोनों, और अगर ना भी होती तो एक अलग केस होता। आप एक सिंपल सी बात नोट करें कि उसने इस क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स की बात की है तो नहीं की, तो फिर दोनों एक मोल के लिए हाथ से होंगे। तो फिर ये भी R है और ये भी R है, तो हम कह सकते हैं ना कि B इज इक्वल टू A, दोनों तो सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहीं से एक क्वेश्चन जनरली कुछ यूं पूछ लूं कि ये बताइए कि फॉर 3 मोल्स CP माइनस CV इज इक्वल टू, इक्वल किसके होगा? हमें अल्फ़ा कह देते हैं R, बीटा कह देते हैं 2R, चार्ली इज 3R, डेल्टा इज R/3। अब स्पेसिफाई कर दिया है कि 3 मोल्स हैं, तो फिर जब NR कहा है तो अब की बार आंसर 3R होना चाहिए। स्पेसिफाई नहीं किया तो R है, अगर स्पेसिफाई नंबर ऑफ मोल्स हो गए तो फिर NR को होना चाहिए था। अब इसके बाद हम 2 क्वेश्चन फर्दर डिस्कस करेंगे, देन हमारा मिनट ख़त्म हो जाएगा। अब सारे इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स हम एक और तरह से भी देख सकते हैं। हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा, इन PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट गैमा can be defined as, साथ हमें ऑप्शन मिल सकती हैं R/CV, 1 + R/CV
1 प्लस आर बाय सी वी और सी वी बाय आर। तो सिंपली नोट कीजिएगा, हम ये बात जानते हैं कि गैमा इज़ इक्वल टू सी पी बाय सी वी होता है, और हम ये बात भी जानते हैं कि सी पी इज़ इक्वल टू आर प्लस सी वी होता है। अब ना आप इन दोनों के नीचे सी वी को सेपरेट कर दें, तो देखें सी वी बाय सी वी कटेगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा, एंड आंसर इज 1 प्लस आर बाय सी वी। सो स्टूडेंट्स, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। हमें क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। ज़रा नोट कीजिएगा, इफ 4 moles of argon is mixed with 2 moles of oxygen, then total internal energy will be, हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई, अल्फा इज 5 RT, बीटा इज 6 RT, चार्ली इज 11 RT, जबकि डेल्टा इज 14 RT। अब ज़रा सिंपल नोट कीजिएगा, जबकि अगर आर्गोन को देखा जाए तो आर्गोन इज़ अ मोनो अटोमिक गैस एंड O2 इज़ अ डाइटोमिक गैस। तो हम इन दोनों की डेल्टा यू अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम ऐड करेंगे तो नेट गेन हो जाएगी। तो ऐसे नोट कीजिएगा, अगर मैं आर्गोन की बात करता हूँ तो डैट इज़ फार्मूला होता है वैसे NF/RT/2। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, 4 गिवन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो अटोमिक गैस 3 होती है, RT/2। 4 times 3 is 12, 12/2 is 6 RT आ गई आर्गॉन की। अब साथ ही देखें एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, फार्मूला सेम NF/RT/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन इज डायटोमिक है 5 RT/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 के साथ कट जाएगा, रिमेनिंग आंसर इज 5 RT। और जब मैंने इन दोनों को किया आपस में सम नेट निकालने के लिए तो गेन हुआ 11 RT। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर 11 RT। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम अब इसका। लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, किसके पास सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिस इज अ ग्राफ। हमने यहाँ पर बात की टाइम की, जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीट की। हमें 3 ग्राफ्स गिवन है कुछ इस तरह से। A, B और C। बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने का मतलब है
कि मोर हीट इज रिक्वायर्ड किसके लिए, 1 केल्विन में चेंज लाने के लिए। टेम्परेचर 1 केल्विन का चेंज लाने के लिए ज़्यादा हीट अगर रिक्वायर होगी तो स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए बी सी जो हमारी ऑप्शंस हैं, अल्फ़ा इज़ ए, बीटा इज़ बी, चार्ली इज़ सी, डेल्टा इज़ ऑल। तो बताइए कि ऐसा कौन सा है जिसको ज़्यादा वक्त लग रहा है हीट को गेन करने में या टेम्परेचर को बढ़ाने में। अगर हम इस केस में देखें ना तो ये सी है। सी इज़ टेकिंग सो मच टाइम, लेकिन हीट एब्जॉर्ब या फिर टेम्परेचर चेंज अगर बात करें तो वो काफ़ी कम है। स्टूडेंट्स, इन सब में से सी है जिसकी हीट रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम गेन कर रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता हीट अप हो रहा है। सैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है ना, तो बड़ी जल्दी हीट अप हो जाता है, बड़ी जल्दी कूल डाउन हो जाता है। ये रीज़न है कि सहराई इलाकों के अंदर सुबह के वक्त दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, रात को बिल्कुल ठंडा मौसम होता है। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होता है और आहिस्ता आहिस्ता ही कूल डाउन होता है। सी आहिस्ता आहिस्ता हीट अप हो रहा है, सो दिस हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। लास्ट बात करेंगे, लेक्चर एंड हो जाएगा हमारा वहाँ पे। अगर तो आपको सेम टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स गिवन हो, जैसे आइस, वाटर एंड स्टीम, और सबका टेम्परेचर सेम है और पूछा ये जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर इंटरनल एनर्जी, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि सेम टेम्परेचर लीड्स टू सेम एनर्जी। ये बात सिर्फ तब एप्लीकेबल है अगर स्टेट सेम है। अगर तो स्टेट्स चेंज हो गई हैं तो गैशियस फॉर्म विल ऑलवेज हैव मोर इंटरनल एनर्जी एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड आएगा। सेम टेम्परेचर पर सेम एनर्जी होती है अगर स्टेट सेम हो। अगर लिक्विड, सॉलिड, गैस हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा विगरसली मूव करते हैं, उनके पास के ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हमने स्टूडेंट्स आज ये बात देखी कि किस किस तरह से MCQs हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में से हमसे पूछे जा सकते हैं, और MDCAT 2021 में सवाल किस किस तरह से आए थे। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू रहे तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।